नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे हम आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट से संकेतों के बारे में, साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी चर्चा होगी और इसी के साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपके सामने रखेंगे और आगे आपको बताएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। शुरुआत सबसे पहले ग्लोबल संकेतों से, और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी से काफी कमजोर संकेत दिखाई दे रहे हैं। करीब 180 अंक नीचे है गिफ्ट निफ्टी, तो निफ्टी के आज कमजोर खुलने के संकेत। और अन्य एशियाई बाजारों पर भी नजर डालेंगे तो यहां पर भी वीकनेस दिखाई दे रही है। निकाई के बाजार 1200 अंक नीचे हैं, 3% से ज्यादा की गिरावट है इस वक्त जापान के बाजारों में। कोरिया के बाजार 2% नीचे, चीन के बाजार आधा % नीचे और हांगकांग के बाजार भी करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली, स्पेशली अगर निकाई के मार्केट्स देखेंगे तो करीब 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और अन्य संकेतों पर भी नजर डालेंगे। यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो 3 दिनों की लंबी वीकेंड के बाद हमने देखा कि कल जो ओपनिंग हुई वो कमजोरी के साथ हुई और दिन के निचले स्तर पर अमेरिकी बाजार बंद हुए। भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स में 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट, नैस्डैक S&P 500 2 से 3% टूटे। नैस्डैक में 577 अंकों की गिरावट थी। 5 अगस्त के बाद आपको याद होगा कि जापान के बाजार में काफी ज्यादा गिरावट थी, येन में वीकनेस देखने को मिल रही थी, कुछ एडजस्टमेंट हुए थे वहां पर जिसके चलते काफी ज्यादा टूटे थे अमेरिकी बाजार। उसके बाद आज ये गिरावट नजर आ रही है और इसकी वजह यह है कि वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए वो काफ़ी कमज़ोर थे, जिससे कि मंदी को लेकर जो बातें चल रही हैं वो वापस से अब तेज़ हो चुकी हैं। 2 आंकड़े आए हैं उधर। एक ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का आंकड़ा आया जो कि 47.2% पर रहा, 47.9% का अनुमान था। और वहीं S&P PMI के भी इंडिकेटर्स निकल कर आए अगस्त महीने के, जो कि 49.6% से घटकर 47.9 पर आ गए हैं मंथ ऑन मंथ। तो यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा हमने देखा कि वहां पर जो चिपिंग की कंपनियां थी, नैस्डैक में हैवी वेट होल्ड करने वाला स्टॉक एनवीडिया 9% की गिरावट वहां पर देखने को मिली, जिसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स 3% टूटा। अभी आने वाले समय में इस पूरे हफ्ते हम देखेंगे कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं। शुक्रवार को काफी सारे जॉब रिपोर्ट से जुड़े आंकड़े आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। अगर एनालिस्ट की माने, यूएस मार्केट्स में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी डेटा ड्रिवन मार्केट इस वक्त नज़र आ रहा है। आपको ध्यान होगा इसके पहले भी यही हुआ था कि जो भी डेटा निकल कर आ रहे थे उस पर अमेरिकी बाजार भारी रिएक्शन दे रहा था। इस बीच हमने देखा कि इस तरह के आंकड़े नहीं निकल कर आ रहे थे, इस वजह से एक स्टेबल कारोबार हो रहा था। लेकिन अब वापस से देखिए जिस तरीके से कमज़ोर आंकड़े आना शुरू हो चुके हैं, वापस से अमेरिकी बाजार उस पर अपना रिएक्शन तेजी से दे रहे हैं और इस तरह की गिरावट नजर आ रही है। PMI के आंकड़े कमजोर थे, हालांकि अनुमान के थोड़े आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन उस पर काफी ज्यादा रिएक्शन अमेरिकी बाजार देते हुए नजर आ रहे हैं। सीजनली भी देखेंगे तो अमेरिकी बाजारों के लिए सितंबर का जो महीना होता है वो अच्छा नहीं होता है। अगर पिछले 10 साल का औसत हम देखेंगे तो S&P 500 के लिए ये महीना खराब ही रहा है और उसकी शुरुआत भी देखिए होते हुए नजर आ रही है। कमजोर आंकड़े और उस पर तेज रिएक्शन अमेरिकी बाजारों ने दिया है। फेड की भी बैठक होने वाली है, सुबह देखना होगा क्या कुछ निकल कर आ रहा है। लेकिन यह हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कुछ जॉब आंकड़े भी आएंगे तो उस पर भी नजर रहेगी। अन्य संकेत पर नजर डालें तो कच्चा तेल भी आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा भारतीय बाजारों के लिए। हालांकि कच्चे तेल का गिरना ये पॉजिटिव ही होता है यहाँ के कुछ सेक्टर के लिए, जैसा कि हम हेडलाइंस में बात कर रहे थे, एविएशन, पेंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए चुनिंदा जो स्पेस है उसके लिए फायदेमंद भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका इफेक्ट भी देखते हैं। अगर कच्चे तेल में इतनी बड़ी गिरावट आ गई, 4% टूटा कच्चा तेल और दिसंबर के बाद कच्चे तेल अपने निचले स्तर पर आ चुका है। $73 के लेवल भी हमने देखे। कच्चे तेल ने 2024 की सारी बढ़त गंवा दी है और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे भी। चीन और यूएस के जो जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े कमज़ोर आ रहे हैं, एक डिमांड को लेकर अब चिंता बढ़ चुकी है। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि ओपेक प्लस के अक्टूबर में सप्लाई बढ़ाने का भी अनुमान है, तो सप्लाई बढ़ी रहेगी, डिमांड कमज़ोर है और उसी का रिएक्शन हम देख रहे हैं। डिमांड सप्लाई का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कच्चे तेल पर नजर आ रहा है। डॉलर में स्थिर कारोबार है और सोना एक हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बॉन्ड यील्ड्स 3.9% के नीचे आ चुके हैं, 3.8% के पास बॉन्ड यील्ड्स इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। यूरो के बाजार से भी कमजोरी संकेत ही हैं, तीनों ही इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए और एशियाई बाजारों का हाल हमने आपको बताया ही।
तो इस वक्त संकेत नहीं अच्छे हैं। आज ग्लोबल मार्केट से एक सिल्वर लाइनिंग अगर कह सकते हैं तो कच्चे तेल की तरफ से है, जिसका कि आज सिलेक्टेड पॉकेट्स पे इम्पैक्ट ज़रूर दिखाई देगा। वो थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर सकता है आज बाजार को, लेकिन ओवरऑल संकेत बेहद ही खराब आज ग्लोबल मार्केट से। एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। वहां पर हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से लगातार खरीदारी जारी है, लगातार चौथे दिन ये खरीदारी का आंकड़ा है और कल भी 1030 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई। डीआईएस ने भी खरीदारी की 1896 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 390 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 25,247 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, वीकली एक्सपायरी भी होगी और कल एक्सपायरी है निफ्टी की। उस लिहाज से भी थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है सेशन आज के लिए। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि आज भारतीय बाजारों में अहम लेवल्स कौन से होंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज ग्लोबल संकेत तो बेहद ही खराब हैं, क्या भारतीय बाजारों पर इसका ज्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स तो फेवरेबल ही हैं, एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं आज भारतीय बाजारों की चाल को? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, आप ग्लोबल मार्केट्स भले ही खराब हो, लेकिन इंडियन मार्केट्स ने कल की तस्वीर काफी अच्छी पोस्ट की है। अगर आप बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे हैं तो कल हमने पहली बार काफी दिनों के बाद 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग देखी। ना केवल क्लोजिंग देखी बल्कि एक सडन स्पाइक हमने लास्ट के क्लोजिंग में 1 घंटे में देखा, विद द वॉल्यूम भी था वो। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या हम अपने जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बैठे हैं, जैसे 25,200 और 51,000, कल 500 भी हो गया, क्या इसी को हम वापस टेस्ट करने के लिए आएंगे या फिर इससे नीचे चले जाएंगे? आज सिर्फ ये लाइन आपको नोटिस करनी है और कुछ नहीं नोटिस करना। ग्लोबल मार्केट्स में जो हो रहा है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। वो जब तेज थे तब हमको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमने कई बार गैप अप करने के बाद भी उसको कंटिन्यू नहीं किया। और अगर आज वो वीक है तो क्या हम उनकी वीकनेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे? ये सिर्फ चेक करने वाली बात है और कुछ नहीं है। आपको अपने सपोर्ट्स को चेक करना है। अगर आप इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करते हैं तो आपके लिए दो सपोर्ट है। मैं फिर से आई रिपीट माई सेल्फ, मैं दो सपोर्ट आपको बता देता हूँ। 25,200 पहला अहम सपोर्ट, 25,000 दूसरा अहम सपोर्ट, और सीरीज का रखना तो 24,800 है। आई रिपीट, 25,200, 25,000 और 24,800, ये तीन एरियाज है। इसको आप अलग अलग वे से बांटे। जिनका स्विंग है उनको 25,000 का, जिनका इमीडिएट है उनका 25,200, और जिनका सीरीज का है उनका 24,800 का स्टॉप लॉस रखें। जब तक ये ब्रेक नहीं होते तब तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइंग और डिप का मार्केट है ये, और टिपिकली एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बहुत स्पीड से चलेगा, उस पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अभी तक नहीं चल रहा है। आते हैं दूसरे लेवल पे, बैंक निफ्टी पे। बैंक गया ऊपर, ये बहुत अच्छा साइन है, बट उसके लिए 2 दिन की कंटिन्यूटी चाहिए होती है, जो आज एब्सेंट हो जाएगी फिर से, क्योंकि आज आप गैप डाउन ओपन कर रहे हैं। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए सपोर्ट में फिर से नोटिस करवाता हूँ, 51,200 और 51,000 का एक सपोर्ट एरिया है। 51,000 का सपोर्ट एरिया आप चाहे तो सीरीज वाले भी रख सकते हैं, नहीं तो से बंद होते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मार्केट का जो ग्लोबल मार्केट उसको हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर देंगे। चिंता, डरने, घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट जरूर बुक करना है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है निफ्टी के हवाले से। तो आपको धीरे धीरे करके 30-40% अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक करके बैठे और थोड़ी थोड़ी पोजीशन ही मार्केट के अंदर रखें, और जो भी काम कर रहे हैं उसको स्ट्रेटेजिकली प्ले करें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज खरीदी है तो आपको वहीं बैठे ही रहना है। अगर आपको लग रहा है चीज जम नहीं रही है, चल नहीं रही है, लीव द मार्केट। मतलब बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट भी है, और अदरवाइज भी लीव द मार्केट है अगर आपके पास प्रॉफिट है अभी नहीं है। तो आप ज्यादा किसी भी चीज की वेट या फिर उस पर ज्यादा बहुत देर तक अभी ना टिके। और दूसरा पॉइंट है कि 3 शेयर F&O बैंक के अंदर है। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से फेयर वैल्यू है मार्केट। बाजार सस्ता भी नहीं है, बाजार महंगा भी नहीं है, जिस जगह पर हम खड़े हैं। डेरिवेटिव के डाटा में एक चीज और नोटिस करने वाली है, जो मेरे को कल हमने नोटिस की, वो ओपन इंटरेस्ट है। दोनों का ओपन इंटरेस्ट 1% से ज्यादा नहीं था। यानी कि कल जो इंडियन मार्केट्स के अंदर हो रहा था वो बहुत हल्के हाथ से हो रहा था, उसमें कुछ ज्यादा डेप्थ नहीं थी। इसलिए आज फिर से ग्लोबल मार्केट्स वीक है। कि कितना डैमेज पहुंचाएगा इसका रियल टेस्ट एक्चुअली में आज है। और हम आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे भी आए हैं, और बैंक निफ्टी ने ही कल ब्रेकआउट किया है। तो कल का ब्रेकआउट, आज की एक्सपायरी, फिर ग्लोबल मार्केट्स में भी सेट ऑफ है। और देखेंगे तो नेस्डेक की परसेंटेज ज्यादा टूटी हुई है, तो थोड़ा आईटी पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो होगा, लेट सी, देखते हैं क्या होता है। बट मैंने जो आपको सपोर्ट बचाया, अगर सपोर्ट नहीं टूटते तो कोई दिक्कत की बात नहीं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। इस बीच चीन की तरफ से भी देखिए पीएमआई के आंकड़े आ चुके हैं अगस्त में। कैक्सन सर्विसेज पीएमआई एक इंडिकेटर है जो कि 51.6 पर आया है, अनुमान 51.8 का था। तो ये भी आंकड़े अनुमान से कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा आज और प्रेशर डाल सकता है कच्चे तेल की चाल पर और मेटल्स के चाल पर भी थोड़ा और दबाव ये डाल सकता है। तो जैसा कि हमने आपको हाईलाइट भी किया कि चीन और यूएस के आंकड़े कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं, जिस पर कि यूएस मार्केट भारी रिएक्शन दे रहा है और अब ये चीन के आंकड़े भी थोड़े वीक यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के नज़र आते हुए। ठीक है, तो धीरे धीरे मंदी की जो बातें हैं वो अब तेज़ हो रही हैं। इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के बाज़ारों पर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय बाज़ारों पर ऑल टाइम हाई पर ऑलरेडी हम कारोबार कर रहे हैं। थोड़ा आ जाए गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, लेकिन अपने सपोर्ट लेवल्स का ध्यान रखें। लेवल्स हमने आपको बताए। एक और रणनीति बाजार पर समझ लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन जी मौजूद हैं। अंशुल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है, आज शुरुआत कैसी देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों की और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए पूजा जी, मंडे जब ओपनिंग शो में मैं लाइव था तब हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करती है तो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस का दौर स्टार्ट हो जाएगा और हम 53,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो एग्जैक्टली वही पैन आउट होते हुए दिख रहा है। तो अब अगर आपको ट्रेड लेना है दो में से एक, तो निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड्स लेना चाहिए। 51,400 450 जोन मेजर सपोर्ट है। किसी भी तरह का गैप डाउन आपको 51,400 के आसपास 450 की जोन में मिलता है तो बाई ऑन डिप्स करना चाहिए। ऊपर में 53,000 या ऑल टाइम हाई तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। वही निफ्टी में लग रहा है कि 25,200 का लेवल होल्ड होगा, लेकिन 14 में से 12 दिन देखें तो अप मूव था। तो अब निफ्टी को थोड़े से कंसोलिडेशन की जरूरत है और बैंक निफ्टी लीड लेना स्टार्ट कर चुका है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अब बैंक निफ्टी में, वहां पे लॉन्ग ट्रेड्स करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, इसलिए दोनों बाई कॉल रहेंगे। पहला है आईआरसीटीसी, इसमें 8 दिन के बेस का ब्रेकआउट आया है। 943 के अराउंड बाई करना है। 933 का स्टॉप लॉस रहेगा और 955 का टारगेट रहेगा। दूसरा, बैंकिंग में तेजी है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर का लीडर रहेगा एक्सिस बैंक। 1190 रुपए के ऊपर बाई करना है। 1175 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1215 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। आईआरसीटीसी 943 के अराउंड लेना है, लेकिन एक्सिस बैंक 1190 के ऊपर ही लेना है, उसके नीचे नहीं लेना है। 1190 के ऊपर ब्रेकआउट है। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, थैंक यू अंशुल जी समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। तो आईआरसीटीसी 955 के टारगेट के लिए, एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है 1215 के लक्ष्य के लिए। कुल मिला के दोनों ही जानकारों से जो हमारी बात हुई, भारतीय बाजारों इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं नज़र आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा नीचे खुल सकते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे खरीदारी करके चलिए और प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलिए। अपने प्रॉफिट को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कीजिए। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स का ध्यान रखिए मार्केट में। तो थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह है इस वक्त भारतीय बाजारों में। एक बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की और ट्रिगर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट ओएफएस का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने की है। लगभग 7% स्टेक की बिकवाली होगी, जिसका जो कुल वैल्यू आता है वो लगभग 4,700 करोड़ रुपए का आता है। ये जो फ्लोर प्राइस है ये लगभग 6% डिस्काउंट पे 395 रुपीज़ पर शेयर पे। याद रखिए गवर्नमेंट का करंट होल्डिंग 86% है, तो वो जो है घट के जो है ऑलमोस्ट 80% के नीचे आ जाएगा। ओएफएस लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलने वाला है कल, यानी कि 5 सितंबर। आज सिर्फ खुलेगा नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेंगे आपके फोकस में, ओएमसीज, पेंट्स, एविएशंस। इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है $75 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है। ओपेक जो है आते हुए अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकती है आने वाले हफ्तों में। और चाइना में भी जो डिमांड ओवरऑल देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े आ रहे हैं, वो वीक सेट में देखने मिल रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। उन्होंने आरबीआई को सबमिट कर दी है अपनी एप्लीकेशन, जहां पे वो वॉलंटरी ट्रांजिशन करना चाहते हैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक की तरफ। और कल ही जो था एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक ट्रेड भी हुआ था, जहां पे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने जो है लगभग 1.5% स्टेक की बिकवाली की, जिसका कुल वैल्यू लगभग 740 करोड़ रुपए का था। हमारा पांचवा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला आज आईटी स्टॉक्स।
और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, इनमें आज दबाव देखने मिल सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स में फोकस रखिएगा, क्योंकि जो कल रात जो यूएस की पीएमआई डेटा आई थी वो वीक थी देन एक्सपेक्टेड नंबर्स। उसके कारण ऑफ कोर्स निविडिया में $280 बिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया, और नास्दाक में भी जो है लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट आई। तो आज आईटी स्टॉक्स और रिलेटेड सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। टोरेंट पावर की बात करें तो एमओयू साइन किया है कंपनी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, जहां पे 5600 मेगावाट की जो है टोटल कैपेसिटी रहने वाली है, और इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज के साथ भी जो है एक करार किया गया है। हमारा आखिरी स्टॉक हैवेल्स रहेगा। कल देर रात में इंटीमेशन आई एक्सचेंजेस को कि कमर्शियल प्रोडक्शन जो है कंपनी ने अपनी केबल की कर्नाटक प्लांट में स्टार्ट कर दिए हैं। इंटरेस्टिंगली वो अपनी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं इसी प्लांट में, लगभग 33% कैपेसिटी बढ़ने वाली है, जहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 450 करोड़ का रहेगा, जो इंटरनल एक्रूअल से ही जो है उसे कवर किया जाएगा। और ओवरऑल जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी है 2026 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू शरद, ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये थे आज के अहम स्टॉक्स जहां पर की खबरों का असर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। केईसी इंटरनेशनल के साथ, क्योंकि यहाँ पे एमके की रिपोर्ट आई है, मेंटेन किया है ऐड का कॉल, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 950 से बढ़ा के 1050 का कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी की जो ओवरऑल ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मैनेजमेंट की माने तो आगे काफ़ी सारे अच्छे ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिल सकते हैं। फंड रेजिंग कंपनी कर रही है। इसके अलावा कंपनी जो केबल बिजनेस है उसमें स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री देख रही है, और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि केबल बिजनेस जो है उसको ट्रांसफ़र करेंगे सब्सिडरी में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस कंपनी के आगे के ओवरऑल ग्रोथ को कहीं ना कहीं फ्यूल करेगी, और इसके लिए इन्होंने अपना प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 1050 का दे रहे हैं। जीएसपीएल पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है, अंडरवेट से इक्वल वेट का कॉल, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 298 से 452। खासकर हाल फिलहाल में जो पूरे ग्रुप में कहीं ना कहीं विलय की बात हुई थी, उसके चलते जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो ये निकाल रहे हैं, और आगे चल के इनका कहना है कि रीस्ट्रक्चरिंग जो है अगस्त 25 तक खत्म होगी, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं प्राइस टारगेट पे होगा। लेकिन ईपीएस को इन्होंने काट दिया है, 59 से काट के करीब 48% के आसपास किया है ग्रोथ को। केमिकल्स पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, दीपक नाइट्रेट पे प्राइस टारगेट बढ़ाया है 2957 से बढ़ा के 3295। पीआई इंडस्ट्रीज़ अपग्रेड किया, प्राइस टारगेट बढ़ाया है 3350 से बढ़ा के 4300, और आरती इंडस्ट्रीज़ में डाउनग्रेड किया है, प्राइस टारगेट कट किया है 613 से काट के 568 का किया है। डिमांड तो ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत प्राइसिंग प्रेशर जो है वो शायद आपको देखने मिल सकते हैं इस पूरे सेक्टर में, ये इनका कहना है। और आखिरी में बजाज फाइनेंस, यहाँ पे मैक्वेरी की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्मर का कॉल है, 6300 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे आ रहा है। FY26 के प्राइस टू बुक वैल्यू 2.6 के आसपास से मान रहे हैं, जिसके कारण ROEs जो है वो थोड़े बहुत डिप हो सकते हैं। अगर अच्छी खासी लिस्टिंग होती है तो इसका फ़ायदा बजाज फाइनेंस को भी होते हुए दिखाई देगा, ये मैक्वेरी का कहना है। ठीक है, थैंक यू वरुण आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो बजाज फाइनेंस पर नज़र रखिए। बजाज हाउसिंग का आईपीओ कंपनी के लिए पॉजिटिव बता रहे हैं, और बजाज फाइनेंस अगर लिस्टिंग अच्छी हुई तो 5% की तेज़ी और देखने को मिल सकती है। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स, जीएसपीएल और केसी इंटरनेशनल आज फोकस में रहेगा ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते। अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की, और हमारे साथ रणनीति देने के लिए केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ET Now स्वदेश को। तो कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन आप देख रहे हैं, स्पेशली कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है 73-74 इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो वहाँ पर ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, क्या यहाँ से और गिरावट आप देख रहे हैं, या फिर मौजूदा स्तर पर एंट्री लेवल के मौके बन रहे हैं कच्चे तेल में? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहाँ पे हमने एकाएक कच्चे तेल में काफी बड़ी फॉल आते हुए देखी। इंटरनेशनल में हमने WTI 70 के नीचे जाते हुए देख पा रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे भी 6000 के नीचे कच्चा तेल आ चुका है। मुख्य कारण अगर हम बात करें तो सप्लाई साइड जो पहले कंसर्न थे लीबिया से, वो फिक्स हो चुके हैं। ओपेक का जो स्टेटमेंट आया है वहाँ पे हम देख रहे हैं आउटपुट बढ़ाने की बात हो रही है। साथ में कल गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है वहाँ पे गो फॉर गोल्ड तो बताया गया था, बट डिमांड कंसर्न बताया, जिसके चलते बेस मेटल और कच्चे तेल में दबाव था। इन सब कारणवश
मार्केट में दबाव था। मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरहैंग रहेगा आज फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में वापस बाइंग आ सकती है, लेकिन फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है थोड़ा दबाव है। जो 59.60 पे बेचना चाहिए, 6020 का स्टॉप लॉस। लिमिटेड डाउनसाइड है क्योंकि ऑलरेडी कल हमने बड़ा फॉल देखा है, तो 5850 तक का लेवल दिखाने के बाद वापस मार्केट में शार्प यूटर्न आ सकता है। चलिए 5960 के पास 5850 के टारगेट के लिए डाउनसाइड अब लिमिटेड ही बचा है, तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखिए। सोने चांदी में क्या करें अजय जी? पिछले हफ्ते या पिछले महीने की अगर हम बात करें तो जिस ढंग से हमने देखा डॉलर इंडेक्स में गिरावट और इंटरेस्ट रेट में कटौती यूएस से आ सकती है, ये मुख्य कारण बने जिसकी वजह से हमने अगस्त मंथ में सोने और चांदी दोनों में अच्छी खासी रैली आती हुई थी। लेकिन सितंबर आते ही हमने देखा डॉलर इंडेक्स में 14 महीने के लो से रिकवरी है। साथ में ये हफ्ते के जो डेटा पॉइंट है उससे पहले मार्केट थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन ले रहा है। कल के सेशन में हमने इंटरनेशनल में 2500 के नीचे गोल्ड जाते हुए देखा, जो करीबन 2480 के आसपास जाके सपोर्ट लिया। तो टाइम भी कल की गिरावट के बाद आज मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। लोअर लेवल से बाइंग लौटेगी, जैसे हम 71 से 72 का एक ब्रॉडर रेंज डोमेस्टिक मार्केट पे है, उसी को देखते हुए 71,150 पे गोल्ड लेके चलेंगे। 70,950 का स्टॉप लॉस कराएंगे। 71,500 तक का टारगेट गोल्ड में रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी थोड़ी वीक ज्यादा दिखाई दे रही, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में बाउंस भी है और बेस रेट में गिरावट भी है। तो चांदी में कल के करेक्शन के बाद टेक्निकल बाउंस है जो 83,000 पे लिया जा सकता है। 82,650 से स्टॉप लॉस से टारगेट रहेगा 83,700। बट एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मिंग ज्यादा होती हुई दिखेगी। ठीक है अजय जी, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज सुबह सुबह अपना कीमती समय देने के लिए, पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो कच्चे तेल और सोने चांदी में तो आपको रणनीति बताई, नेचुरल गैस में भी तेजी करके चलिए 186 के टारगेट के लिए क्विकली आपके लिए प्लेट्स चलवा देते हैं। और कॉपर और जिंक में खरीदारी करने की राय, कॉपर 790 के लक्ष्य और जिंक में 267 के टारगेट्स के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट में रणनीति की। इक्विटी मार्केट में आपको कहाँ पर ट्रेड करना है आपके सामने वो भी रखेंगे। एंजल वन ने टाटा केमिकल्स में तेजी करने की सलाह दी है 1165 के लक्ष्य के लिए। और आईसीआईसीआई बैंक आज अच्छा लग रहा है, 1300 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। जेएम फाइनेंशियल्स ने कंटेनर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की राय दी है। 960 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट होगा 992 और उसके ऊपर निकला तो 1007 के लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में। और ओवरऑल रियल्टी में भी तेजी करने की सलाह, 1740 का स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 1820 1832 का। इंटरेस्टिंग है, आज संकेत कमजोर मिल रहे हैं, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बात हुई वो सभी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज तेजी की तरफ ही हैं और भारतीय बाजारों में भी आज ज़्यादा वीकनेस वो नहीं देख रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे बाजार पर चर्चा जारी रहेगी।